नमस्कार। केमिस्ट्री की इस कमाल की दुनिया में हम सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी और मजेदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 3, परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए इस छोटी सी दुनिया के बड़े बड़े राजों को समझने के लिए तैयार हो जाइए। मैं जानता हूँ अक्सर कई लोगों को ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता है और इसकी वजह भी बिल्कुल सीधी है। परमाणु और अणु इतने इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते। तो जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसके बारे में सोचना थोड़ा कठिन हो जाता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। इस पूरी चर्चा में हम हर एक कॉन्सेप्ट को इतने आसान टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे कि सारे शक दूर हो जाएंगे। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का नक्शा। हम कहानी की शुरुआत करेंगे रासायनिक संयोजन के नियमों से। ये वो नियम हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने सबसे पहले देखा। फिर हम मिलेंगे जॉन डाल्टन से, जिन्होंने इन नियमों के पीछे का क्यों समझाया। इसके बाद हम परमाणु, अणु और आयन की दुनिया में गोता लगाएंगे, उनकी भाषा यानी रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे और आखिर में उनका वजन यानी द्रव्यमान निकालना भी सीखेंगे। एक बात याद रखिएगा, हर टॉपिक अगले टॉपिक के लिए एक सीढ़ी की तरह काम करेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियमों की। जरा सोचिए, डाल्टन से भी पहले जब किसी को एटम के बारे में कुछ नहीं पता था, वैज्ञानिकों ने एक अजीब चीज देखी। उन्होंने पाया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो हमेशा कुछ पक्के नियमों को मानता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। ये दो सबसे बुनियादी नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। पहला और सबसे जरूरी नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम बहुत ही सरल बात कहता है। इसका मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप न तो वजन यानी द्रव्यमान को बना सकते हैं और न ही उसे खत्म कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक केक बना रहे हैं। रिएक्शन से पहले आपके पास जितना भी आटा, चीनी, अंडे का कुल वजन है, ठीक उतना ही वजन रिएक्शन के बाद बने हुए केक का होगा। कोई भी चीज हवा में गायब नहीं हो जाती, वजन हमेशा उतना ही रहता है, मतलब संरक्षित रहता है। अब देखिए, इसी नियम को साइंस की भाषा में कैसे कहते हैं। अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। अब ये जो शब्द हैं, अभिकारक और उत्पाद, इनसे घबराना नहीं है। अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, वो चीजें हैं जिनसे हम रिएक्शन शुरू करते हैं, जैसे हमारे केक के लिए आटा और चीनी। और उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स, वो नई चीज है जो बनकर तैयार होती है, यानी हमारा केक। तो ये नियम बस यही कह रहा है कि शुरुआत का कुल वजन हमेशा आखिर के कुल वजन के बराबर होगा। अच्छा, अब दूसरे नियम पर चलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी शुद्ध केमिकल कंपाउंड को बनाने की एक फिक्स रेसिपी होती है। मतलब उसमें जो भी तत्व मिले हैं वो हमेशा वजन के हिसाब से एक पक्के अनुपात में ही जुड़ेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पानी, यानी H2O। आप पानी कहीं से भी ले लीजिए, चाहे नदी से, चाहे बारिश से, या फिर लैब में बना लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। ये कभी नहीं बदलता। यही है स्थिर अनुपात का नियम। तो हमने ये दो नियम देख लिए कि वजन बराबर रहता है और अनुपात भी फिक्स रहता है। बस सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इस क्यों का जवाब देने की पहली बड़ी कोशिश की वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने केमिस्ट्री की दुनिया बदल दी, जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत ने इन नियमों के पीछे का राज खोला था। डाल्टन के सिद्धांत में कुछ बहुत ही जरूरी बातें थीं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली बात, हर चीज, हर पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने परमाणु या एटम नाम दिया। जैसे कोई दीवार ईंटों से बनती है, वैसे ही दुनिया की हर चीज परमाणुओं से बनी है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य हैं, मतलब आप इन्हें और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। उस समय के हिसाब से ये सबसे छोटी चीज थी। तीसरी बात, एक ही तत्व जैसे कि सोना के सारे परमाणु हर तरह से बिल्कुल एक जैसे होंगे। उनका वजन, उनका आकार, सब कुछ सेम होगा। चौथी बात, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे, मतलब सोने का परमाणु चांदी के परमाणु से बिल्कुल अलग होगा। पांचवी बात, जो बहुत जरूरी है, परमाणु जब मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो हमेशा छोटी पूरी संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं। जैसे पानी में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से जुड़ता है, कभी भी 1.5 या 2.5 परमाणु नहीं जुड़ता। और आखिरी बात, इसी वजह से किसी भी कंपाउंड में परमाणुओं की संख्या और प्रकार हमेशा फिक्स रहते हैं।
और देखिए, यही बात तो स्थिर अनुपात के नियम को समझाती है। डाल्टन का सिद्धांत अपने समय के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर साइंस की सबसे अच्छी बात यही है कि वो हमेशा बेहतर होती जाती है। बाद में जब और खोजें हुई तो पता चला कि डाल्टन की कुछ बातें पूरी तरह सही नहीं थी। जैसे उन्होंने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, पर यह बात गलत साबित हुई। आज हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कण होते हैं। उनकी ये बात भी कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का वजन एक जैसा होता है, हमेशा सही नहीं होती। ऐसे परमाणुओं को हम आइसोटोप्स यानी समस्थानिक कहते हैं। और तो और कभी-कभी अलग-अलग तत्वों के परमाणुओं का वजन भी एक जैसा हो सकता है, जिन्हें हम आइसोबार्स यानी समभारिक कहते हैं। तो अब जब हमने डाल्टन के सिद्धांत और उसकी कमियों की बात कर ली है, तो चलिए अब इस कहानी के हीरो यानी परमाणु से ही मिलते हैं। आखिर ये परमाणु है क्या भला? तो परमाणु किसी भी तत्व का वो सबसे छोटा कण है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ये हर चीज की सबसे बुनियादी ईंट है। इसे आप लेगो के सबसे छोटे ब्लॉक की तरह समझ सकते हैं, जिन्हें जोड़ जोड़कर हम बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं। पर ये छोटा मतलब कितना छोटा? परमाणु इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। उनकी त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। अब ये नैनोमीटर क्या है, जरा स्क्रीन पर देखिए। 1 नैनोमीटर का मतलब है 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। सोचिए, 1 मीटर लंबी रस्सी के अगर आप 1 अरब टुकड़े करें तो जो एक नन्हा सा टुकड़ा मिलेगा वो है 1 नैनोमीटर। अब सोचिए, जो चीज इतनी छोटी है उसे हम ग्राम या किलोग्राम में कैसे तोलेंगे? ये तो नामुमकिन है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि चलो किसी एक परमाणु को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसके मुकाबले बाकी सबको तोलते हैं। पहले उन्होंने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना, फिर ऑक्सीजन को, लेकिन आज पूरी दुनिया में कार्बन 12 के परमाणु को स्टैंडर्ड माना जाता है। तो इस नए वजन को नापने के लिए एक यूनिट भी तो चाहिए। जैसे हम आलू को किलो में नापते हैं, वैसे ही परमाणुओं को नापने की यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट या शॉर्ट में AMU। इसकी परिभाषा भी बड़ी आसान है। वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 परमाणु को लिया, उसके वजन के ठीक 12 बराबर हिस्से किए और उनमें से एक हिस्से को नाम दे दिया 1 AMU। बस, ये परमाणुओं की दुनिया का किलोग्राम है। अच्छा, अब एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ये परमाणु प्रकृति में अकेले अकेले घूमते हैं? ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और अकेले नहीं रह पाते। स्टेबल होने के लिए ये दूसरे परमाणुओं से जुड़ जाते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो 2 खास तरह की चीजें बनाते हैं, अणु और आयन। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। बीच में है हमारा परमाणु। अब यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, या तो परमाणु मिलकर अणु यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं, या फिर वो चार्ज होकर आयन यानी आयन बन जाते हैं। अब अणु की लाइन में भी 2 रास्ते हैं, तत्व के अणु और यौगिक के अणु। इसी तरह आयन भी 2 तरह के हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। चलिए अब इन रास्तों को एक एक करके समझते हैं। इसे एक टीम की तरह समझिए। तत्व के अणु तब बनते हैं जब एक ही जैसे परमाणु आपस में जुड़ते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस O2, इसमें ऑक्सीजन के ही 2 परमाणु एक साथ हैं। ये एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ यौगिक के अणु एक मिक्स्ड टीम की तरह हैं, जब अलग अलग तरह के परमाणु एक फिक्स अनुपात में जुड़ते हैं। जैसे पानी H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग टीम के खिलाड़ी हैं। यहीं पर एक और शब्द आता है, परमाणुकता या एटॉमिसिटी। ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका सीधा मतलब है कि किसी तत्व के एक अणु में कितने परमाणु हैं, बस गिनती करनी है। जैसे हीलियम He का अणु अकेला होता है, एक ही परमाणु से बनता है, तो उसकी परमाणुकता 1 है। ऑक्सीजन O2 का अणु 2 परमाणुओं से बनता है, तो उसकी परमाणुकता 2 है। बहुत बढ़िया। अब जब हम परमाणु और अणु को समझ गए हैं, तो चलिए अब केमिस्ट्री की भाषा यानी ABC लिखना सीखते हैं। ये भाषा है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र हमें किसी भी कंपाउंड की पूरी कुंडली बता देता है कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं और उनके कितने परमाणु हैं। सूत्र लिखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है संयोजकता यानी वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या है? आसान भाषा में ये एक परमाणु के हाथों की संख्या है, मतलब वो कितने दूसरे परमाणुओं को पकड़कर जुड़ सकता है।
किसी की वैलेंसी 1 होती है, मतलब उसका 1 हाथ है, किसी की 2, मतलब उसके 2 हाथ हैं। सूत्र लिखने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है क्रिस क्रॉस मेथड। चलिए इसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का सूत्र बनाकर सीखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले दोनों तत्वों के सिंबल लिख लीजिए, H और S। स्टेप 2, अब इनके ठीक नीचे इनकी वैलेंसी लिखिए, हाइड्रोजन की 1 और सल्फर की 2। स्टेप 3, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, क्रिस क्रॉस। इनकी वैलेंसी को एक दूसरे को दे दीजिए। सल्फर की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन को मिल जाएगी और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 सल्फर को मिल जाएगी। स्टेप 4, अब बस इन्हें मिलाकर लिख दीजिए, H के नीचे 2 और S के नीचे 1, तो फॉर्मूला बना H2S। हम 1 को कभी लिखते नहीं हैं, इसलिए S अकेला है। देखा कितना आसान है। बहुत अच्छे। अब जब हमें किसी कंपाउंड का नाम यानी रासायनिक सूत्र लिखना आ गया है, तो अगला कदम क्या होगा? जाहिर है उसका वजन पता करना। चलिए सीखते हैं कि किसी अणु या कंपाउंड का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 2 नाम आते हैं जो अक्सर सबको परेशान करते हैं, आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास और सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास। पर मैं बताता हूँ, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दोनों का मतलब एक ही है। कंपाउंड में जितने भी परमाणु हैं, उन सबके वजन को जोड़ दो। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि आणविक द्रव्यमान शब्द हम H2O जैसे अणुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं और सूत्र इकाई द्रव्यमान शब्द हम NaCl जैसे आयोनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर दोनों को निकालने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। पानी H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 गुणा 1U और 1 ऑक्सीजन है, यानी 1 गुणा 16U। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया 18U। इसी तरह नमक NaCl का निकालते हैं। 1 सोडियम का वजन 23U और 1 क्लोरीन का वजन 35U। दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 58.5U। तो ये थी हमारी परमाणुओं और अणुओं की पूरी कहानी। अब हम सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। चलिए जल्दी से वो सारी मुख्य बातें दोहराते हैं जो एग्जाम के लिए हमें बिल्कुल पक्की कर लेनी है। याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें ये हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी वजन न बनता है न खत्म होता है। डाल्टन का सिद्धांत, जो पदार्थ के बारे में पहली साइंटिफिक सोच थी। परमाणु, जो रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली सबसे छोटी इकाई है। वैलेंसी, जो रासायनिक सूत्र लिखने की चाबी है। और क्रिस क्रॉस मेथड, जो सूत्र बनाने का सबसे आसान तरीका है। अब जाते जाते मैं एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर परमाणु किसी इमारत की ईंटें हैं, तो एक रासायनिक सूत्र जैसे H2O असल में क्या है? ये सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर नहीं है, ये उस चीज का पूरा नक्शा है, उसकी पहचान है। ये बताता है कि वो किससे बना है, कैसे बना है और उसकी पूरी कहानी क्या है। इस पर सोचिएगा जरूर।